सो हेलो एवरीवन। तो यार आज से आपका स्टार्ट हो रहा है मैथ का पूरा सिलेबस। आज हम लोग चैप्टर फर्स्ट का इंट्रोडक्शन करेंगे, फिर उसके बाद सारा प्रश्नावली भी करेंगे। हो सके तो इसमें कुछ क्वेश्चन भी कराऊंगा, टेंशन मत लो। काफ़ी डिटेल में पढ़ेंगे। कोई भी चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे तो उसके 4 स्टेप्स होंगे। सबसे पहले इंट्रोडक्शन, फिर प्रश्नावली, फिर ऑब्जेक्टिव एंड देन लास्ट में सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और हो सके इसका पाई चार्ट भी दूंगा जिसमें सारे फॉर्मूले होंगे, जिसमें सारे बेसिक कॉन्सेप्ट होंगे कि आपने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है या क्या क्या पढ़ चुके हो और क्या इंपॉर्टेंट है। तो बहुत गहराई से सारी चीज़ें होने वाली हैं, बहुत डीप में आपको पढ़ाया जाने वाला है। सो बिलीव मी, आप यूट्यूब से पढ़ के मैथ अपना कंप्लीट कर सकते हो, राइट। सो सबसे पहले देखो हमारा चैप्टर क्या है, सेट। पहला चैप्टर है आपका सेट, यानी कि इसको हम बोलते हैं समुच्चय हिंदी में। अब समुच्चय क्या होता है, कलेक्शन। किसको, कलेक्शन। यानी कि हम लोग कोई भी चीज को जब चुनते हैं ना, सही चीज बताने के लिए सेट का इस्तेमाल करा गया है। ठीक है, सिंपल भाषा में अगर हम लिखें कि सेट होता क्या है, यही तो हमें जानना है। समुच्चय क्या होता है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। समुच्चय क्या होता है मेरे भाई, ध्यान से समझो। ठीक है, सही चीज बताने के लिए, जिसको हम लोग कलेक्शन भी कहते हैं। ठीक है, कलेक्शन करने वाली चीजों को, ठीक है, हम लोग क्या कहते हैं, सेट कहते हैं, यानी समुच्चय कहते हैं। सिंपल भाषा में समुच्चय हम लोग हमेशा नहीं लिखेंगे, हर जगह आपको ना ABCD का इस्तेमाल करना है। ध्यान से समझना, हर जगह आपको ABCD का इस्तेमाल करना है, माने Z तक। अब कैसे करना है मैं अभी समझाऊंगा। सबसे पहले समुच्चय क्या होता है, सही चीज बताने के लिए, सही चीज बताने के लिए, ठीक है, बताने के लिए, ठीक है। अब समुच्चय देखो, सेट क्या होता है मेरे भाई, इसको हम दो तरह से लिखते हैं, सुपरिभाषित है, सुपरिभाषित नहीं है। अब ऐसा क्यों लिखते हैं, जब भी हमारा कोई सही चीज होगा तो हम लिखेंगे सुपरिभाषित है, और जब वो चीज गलत हो जाएगा तो हम लिखेंगे सुपरिभाषित नहीं है। एक एग्जाम्पल कराता हूं, आपको पता चल गया कि समुच्चय क्या होता है, जो कलेक्शन के बारे में बताता है, जो सही चीजों के बारे में बताता है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे एक हफ्ते में 10 दिन होते हैं, एक हफ्ते में 10 दिन होते हैं, ध्यान से समझना, ठीक है, 10 दिन होते हैं। अब आप बताओ कि क्या एक हफ्ता में 10 दिन होता है। आप हमेशा पढ़ते आ रहे हो कि एक हफ्ता में 7 दिन होता है, ठीक है, इतवार सोमवार मंगल ये सब कहता हूँ ना, टोटल 7 दिन। ठीक है, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, राइट, 7 दिन होता है। तो ये हमारा क्या हो गया मेरे भाई, ये तो गलत है। आपको नहीं पता है कि 10 दिन होता है, आपको पता है कि 7 दिन होता है, तो ये क्या हो गया, गलत हो गया। तो इसका आंसर हम कैसे लिखेंगे, यह सुपरिभाषित नहीं है, यह सुपरिभाषित नहीं है। कोई दिक्कत, सुपरिभाषित वाला से समझा रहा हूं क्योंकि पहला क्वेश्चन यही है आपका प्रश्नावली में। अगर यही कहें, ये पहला मान लो क्वेश्चन था, यही कहेंगे एक हफ्ता में 7 दिन होता है, एक हफ्ता में 7 दिन होता है। अब ये सही है। अब यहां लिखोगे यह सुपरिभाषित है, कुछ नहीं करना था, यह सुपरिभाषित है। अब इसमें क्या तुम्हें नहीं समझ में आ रहा है बताओ, ठीक है। हम मानता हूं कि 10th ले काफी डिफिकल्ट है, 11th काफी डिफिकल्ट, काफी हार्ड है, काफी मुश्किल है। बट किन के लिए मुश्किल है, जो नहीं पढ़ते हैं। भाई तुम समझ रहे हो, तुम्हारा डेडिकेशन लेवल अपर है, तुमको जो समझने की तुम्हारे अंदर जो प्रतिक्रिया है, क्षमताएं हैं, वो सारी अलग लेवल की हैं भाई, होनी भी चाहिए। ठीक है, कितनी भी मुश्किलें हो, अगर एकाग्रता के साथ पढ़ाई करोगे, कोई भी चीज़ समझ रहे हो और एक टीचर से पढ़ रहे हो सारी चीज़ें, तो आप फोड़ दोगे एग्जाम में, कोई नहीं रोकने वाला भाई। ठीक है, ऑनलाइन में अलग अलग टीचर से पढ़ोगे, डिस्ट्रैक्शन होगा, कोई भी कॉन्सेप्ट समझ नहीं आएगा, इधर उधर भटकते रह जाओगे, मजा नहीं आएगा भाई। ठीक है, अब हम लोग जानना है कि सेट क्या होता है। अब सेट को सूचित कैसे करते हैं, उसको हम लोग निरूपण से जानते हैं, ध्यान से देखना। तो अब हम लोग जानने वाले हैं निरूपण के बारे में। निरूपण क्या होता है, यानी कि सेट को हम लोग कैसे लिखते हैं। ठीक है, निरूपण के बारे में हम लोग जानने वाले हैं, ध्यान से देखना। आप लोग हिंदी मीडियम वाले हो, अच्छे से। निरूपण क्या होता है मेरे भाई, जैसे मान लो एक चीज हो गया, ठीक है, इसको ऐसे सूचित करते हैं, 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 10 तक। मान लो ये चीजें लिखी हुई है, ये जो चिन्ह है ना मेरे भाई, यही कहलाता है आपका समुच्चय। क्या कहलाता है, यही कहलाता है आपका समुच्चय।
चिन्ह को ही समुच्चय कहते हैं। और हमने आपको पहले ही बताया था कि हम लोग सेट को यानी समुच्चय को ए से या बी ले या सी से या डी से ABCD के कोई भी अक्षर से सूचित कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर किससे सूचित किया जाता है? ए से। किससे? ए से। अगर 2 एक में क्वेश्चन दे दिया था ए से बी से, अगर एक में 3 इस तरह से दिया है समुच्चय बना के तो ए बी से सी से, अगर 4 को है तो अलग अलग चारों का नाम एगो से, एगो बी से, एगो सी से, एगो डी से। समझ में आ गया ना अच्छे से? अब देखो तुमको समुच्चय समझ में आ गया, यानी कि इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेट कहते हैं। ठीक है, इस वाले चिन्ह को हम लोग क्या कहते हैं? सेट कहते हैं, जो कि मंझला ब्रैकेट की तरह लिखा जाता है। इसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं कर्ली ब्रैकेट, मध्यम ब्रैकेट को। ठीक है, अब देखो इधर जो अंदर जो चीजें लिख रही हैं, ये जो सारा लिखा गया है, इसको क्या कहते हैं? इसको तो कहते हैं सेट। ये जो चिन्ह है उसको तो कहते हैं सेट, यानी समुच्चय कहते हैं। ठीक है, लेकिन अंदर जो चीजें लिखी गई हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको कहते हैं पद। क्या कहते हैं? पद। इंग्लिश की बात करें तो सारे क्या है? एलिमेंट्स हैं हमारे। क्या है? ये सारे क्या है? एलिमेंट्स हैं। सारे सारे के सारे एलिमेंट्स हैं। ठीक है, अब हम लोग ना जो क्वेश्चन आगे लगाने वाले हैं, ठीक है, वो किसके ऊपर है भाई? डेफिनेटली किसके ऊपर? सुपरिभाषित और सुपरिभाषित नहीं है, इसके ऊपर। यानी आपको कलेक्शन को बताना है कि सही कलेक्शन है या गलत कलेक्शन है। राइट, सही कलेक्शन रहेगा तो सेट होगा, सुपरिभाषित होगा। अगर गलत कलेक्शन रहेगा तो सुपरिभाषित नहीं होगा, यानी कि समुच्चय नहीं होगा। राइट, बट लिखाएगा इसी तरह से। ठीक ना? तो कुछ उदाहरण लेते हैं, मतलब कुछ चीज़ें लेते हैं एग्जाम्पल से, फिर उसके बाद कुछ चीज़ें याद करने वाले भी हैं कि किसको किस चीज़ के लिए हम लोग सूचित करते हैं, तो उसके बारे में भी आपको डिटेल में जानना है। सो बने रहो। पहले मैं क्वेश्चन सेट करता हूँ। हमने कुछ लिया है एग्जाम्पल, उदाहरण लिया है, आप देख सकते हो NCERT में दिया गया है। अब आपको बताना है कि सुपरिभाषित है या सुपरिभाषित नहीं है, यानी कलेक्शन है या कलेक्शन नहीं है, क्योंकि कलेक्शन का हिंदी ही क्या होता है? सुपरिभाषित। देखो ध्यान से, 10 से कम विषम प्राकृतिक संख्या है, अर्थात 1, 3, 5, 7, 9। अब ये तो निश्चित कर दिया ना, हमने क्या बताया था? दो चीज निश्चित हो, जो चीज सही हो वो हमारा सुपरिभाषित होता है। ये कह रहा है 10 से कम कह रहा है, और 10 से कम सभी देखो दे ये दिया है विषम। ठीक है, प्राकृतिक संख्या 1, 3, 5, 7, 9, जो एक के पढ़ा में खुद के पढ़ा में आती हूँ। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया। तो 10 से कम कह रहा था, सब दे दिया है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? सुपरिभाषित है। सुपरिभाषित है, बस इतना ही लिखना है। सुपरिभाषित है या नहीं है आपको बताना है, तो आंसर क्या हो गया? सुपरिभाषित है। अब अगला कह रहा है भारत की नदियां। अब भारत में कितनी नदियां हैं? अगर मैं कहूंगा तुम्हारे घर को भारत समझा जाए, तुम्हारे घर के भारत समझा जाए और बोला जाए कि उस भारत में कितने परिवार रहते हैं, तो तुम गिन के बता सकते हो ना। तुम्हारे परिवार में कितने रहते हैं, सदस्य कितने रहते हैं, गिन के बता सकते हो। तो तुम्हारे परिवार में कुल कितने सदस्य हैं वो भी सुपरिभाषित है। वैसे ही भारत के अंदर कितनी नदियां हैं उसे गिना जा सकता है, तो ये क्या है? सुपरिभाषित है। समझ में आ गया ना? जो चीज निश्चित है मेरे भाई, तो निश्चित करके बता रहा है, इसीलिए बोल रहा हूँ। ये क्या है? सुपरिभाषित है। सुपरिभाषित है, एक एक चीज समझ में आएगा, एक एक चीज समझ में आएगा। हर लेक्चर दूंगा एक एक चीज, बस नोट्स बनाते जाओ, टाइम से पढ़ते जाओ, मजा आ जाएगा। अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर यानी AEIOU। अब कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला, अंग्रेजी में लेटर होते हैं A से Z तक। अब उसमें कह रहा है कि आपको स्वर के बारे में दे दिया गया है। ठीक है, 5 को स्वर फिक्स कर दिया, 5 को स्वर होता है। ठीक है, तो स्वर आपको 5 दिया है, तो ये भी क्या है? परिभाषित है। बस इतना ही लिखना है, ये भी क्या है? परिभाषित है। ठीक है, आगे देखो, विभिन्न प्रकार के त्रिभुज। त्रिभुज कितना हो सकता है? 3 गो, 2 गो, 4 गो, समकोण त्रिभुज, समलंब त्रिभुज, त्रिभुज। ठीक है, तो वही चीज है, तो ये भी फिक्स ही है। त्रिभुज कितने तरह के होते हैं, तो ये भी क्या हो गया? सुपरिभाषित हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। क्या हो गया? सुपरिभाषित हो गया। ठीक है, समझ में आ गया ना? अगर वही मैं कहूं कि भारत के सबसे 10 सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का नाम बताओ, सबसे, तो अभी जो है वो है क्या? वो हमेशा रहेंगे, बदलता जाएगा वो। ठीक है, जैसे कोई पूछेगा 10 सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी कौन कौन है, आज कोई और है, कल कोई और बन जाएगा, परसों कोई और बन जाएगा 10, और पीछे कोई और था सर्वश्रेष्ठ। ठीक है, तो वो निश्चित नहीं है, सर्वश्रेष्ठ नहीं है, मतलब बदलते रहेंगे। सर्वश्रेष्ठ तो एक समय में थे, लेकिन उनको भी पीछे कोई छोड़ दिया, तो क्या है? सुपरिभाषित नहीं होगा। समझ में आ रहा है ना? सही चीजों को बताने के लिए अगर वर्तमान की बात करेगा तो सुपरिभाषित हो जाएगा, अगर वर्तमान नहीं कह रहा है तो सुपरिभाषित नहीं होगा, उस तरह से। ठीक है,
अब कुछ चीज़ें हैं, लिखने का तरीका कैसे होता है। अगर मैं कहूँगा कि आपके पास एक प्रश्न आपके पास आ गया, उसमें कह रहा है कि 10 पेन है, 10 किताब है, 8 कलम है, वही पेन किताब वही सेम चीज़। मान लो कह रहा है कि 10 गो पेन है, ठीक है, 10 गो क्या है आपके पास पेन है, और 7 गो आपके पास क्या है बुक है। तो इसका लिखने का तरीका क्या है, कैसे थोड़ा लिखोगे 1 2 3 4 10 गो, ऐसे कुछ भी नहीं लिखोगे, सीधा ऐसे सेट बनाओगे। ए बराबर हम बताए थे ना समूह को एल सूचित करते हैं, पी यानी पेन है और क्या दिया है बुक दिया है, बस ऐसे ही लिखा जाता है। समझ में आ गया, ये सब लिखने का तरीका होता है। लिखने का तरीका में थोड़ा सा और अगर हम लोग डीप जाएंगे तो यहाँ पर दे देगा कि बुक को कैसे लिखेंगे हम लोग, खाली इतना दे दिया और कह रहा है कि इसको आपको समुच्चय के रूप में बताना है, रोस्टर रूप में बताना है। रोस्टर के रूप में भी आता है क्वेश्चन, ठीक है। रोस्टर क्या होता है अभी समझाऊंगा आपको, ठीक है। बुक, तो बुक को हम लोग सेट बना के कैसे लिखेंगे, समुच्चय बना के, एगो बी एगो ओ और एगो के। ये नहीं कि यहाँ पर 2 गो ओ है तो इसमें अंदर 2 गो लिखेंगे, नहीं, अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट को लिख सकते हैं, एक तरह का एक ही एलिमेंट आ सकता है। अब ध्यान से समझना, अगर मैं कह रहा हूँ एक और क्वेश्चन, मान लो क्वेश्चन है तुम्हारा, एक और क्वेश्चन शॉर्ट में ले रहे हैं, जब क्वेश्चन देखोगे तो मजा आएगा आपको, ठीक है। अगर हम कहेंगे 4 6 4 8 6 4 3 2 8, अब इसको कैसे लिखेंगे, तो इसको लिखने का मतलब सेट बना के आप कैसे लिखोगे, एगो 4 एगो 6 और एगो 8 और एगो 2 लिखोगे, ठीक है। और कुछ दिख रहा है नहीं, 4 गो अंक है, 4 6 8 4 2 ये है, तो एक बार लिखेंगे सब पद को, एलिमेंट को एक बार ही लिखेंगे, कहे ना 70 बार दे दिया गया हो। समझ में आ गया ना, एबीसीडी में भी सेम वही चीज है, ठीक है। अगर मान लो हम कहेंगे ट्रिगोनोमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री, समझ में आया, तो इसके अंदर जो भी चीज है, एगो टी है, एगो आर है, ठीक है, एगो आई है, एगो जी है, एगो ओ है, एगो एन है, एगो एम है, एगो ई है। टी पहले लिख दिए हैं तो टी नहीं लिखेंगे, आर पहले लिख दिए तो आर नहीं लिखेंगे, एगो वाई लिखेंगे। कोई भी चीज़ 2 बार नहीं ना हमने लिखा है, 2 बार लिखाएगा ही नहीं, एक बार ही लिखाएगा। तो ये लिखने का तरीका है। ये 2 चीज़ के बारे में जानने वाले हैं। ये 2 सैम्बल कैसे काम करता है, ये जो ई लिखा हुआ है ना, ई को काट दिया गया है, ई लिखकर ई तरह से है, इसको हम बोलते हैं अंदर नहीं है, डज नॉट बिलोंग्स टू, इंग्लिश में लिखा जाता है, क्या लिखा जाता है, डज नॉट बिलोंग्स टू, ठीक है, डज नॉट बिलोंग्स टू, जो इंग्लिश वाले होंगे समझना। और इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू, यानी अंदर है, इसका मतलब क्या होता है बिलोंग्स टू। अब ये कैसे काम करता है, मान लो एक सेट दे दिया, उदाहरण हमने लेकर रखा है, टेंशन मत लो, इस पे क्वेश्चन है आपके प्रश्नावली में। उदाहरण में हमने लिया है ए बराबर हम लोगों ने लिया है कुछ पद को 4 7 9 8 11 13। अब नीचे कुछ इस तरह से आपको दे देगा, कहेगा आपको बताना है कि कोना में ई भराएगा, कोना में ई नॉट भराएगा, ठीक है। तो देखो 4 ए के अंदर है क्या, 4 जो है ना संख्या ढूंढो, ए है, इसके अंदर ढूंढना है आपको। 4 कहीं दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, तो यहाँ पर किसका साइन लगाएंगे, सिर्फ इसका, ठीक है। ये दिखाता है अंदर है, ठीक है। 12 अंदर है नहीं है, तो इसमें क्या लगाएंगे, ऐसे ई लिख के काट देंगे, यानी दिखाता है कि नहीं है। 7 अंदर है, हाँ है, तो इसमें ई लिख देंगे। अब बताओ 15 अंदर दिख रहा है आपको, नहीं, तो इसमें नहीं वाला काट देंगे ई लिख कर। समझ में आपको अच्छे से आ गया होगा कि कैसे काम करता है। और 1 नंबर आप लेकर आ सकते हो इस सैम्बल से, इस चिन्ह से, ठीक है, समझ में आपको आ गया होगा। तो ये सारे बेसिक से कुछ इंट्रोडक्शन थे, परिचय थे, कॉन्सेप्ट थे। अब जब प्रश्न करोगे तो आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी, कोई भी क्वेश्चन में एक भी डाउट नहीं रहेगा, ठीक है, एक भी डाउट नहीं। अब इसमें कुछ याद करने वाली भी चीज़ें हैं। सैम्बल्स मतलब एन ले सूचित किसको करते हैं, जेड ले किसको सूचित करते हैं, आर ले सूचित किसको करते हैं। तो 1 मिनट देख लो, मैं लिखवा देता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लेना या कॉपी में नोट्स बनाते हुए चलो, जैसे जैसे पढ़ा रहा हूँ मज़ा आ जाएगा आपको। एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा जाएगा, डिटेल में पढ़ा जाएगा, ठीक है। सबसे पहले मैं उसे अरेंज करता हूँ। अगर आपको बोर्ड पे साफ नहीं दिख रहा है तो साइड में भी दिख रहा होगा पेजेस के ऊपर, उस पर ध्यान दो। सबसे पहले एन ले हम लोग प्राकृत संख्याओं के समुच्चय को हम लोग दिखाते हैं। आपको पता है कि प्राकृत संख्याओं को एन ले सूचित करते हैं, इतना याद रखो। पूर्णांक को जेड ले सूचित किया जाता है, परिमेय संख्या को क्यू ले सूचित किया जाता है। आर बराबर वास्तविक संख्या, मजाक कर रहा हूँ, आर बराबर वास्तविक संख्या को आर से सूचित करते हैं। जेड ले घन पूर्णांकों को सूचित करते हैं, जो प्लस वाले पूर्णांक होते हैं, ठीक है। क्यू प्लस ले हम लोग घन परिमेय संख्या को सूचित करते हैं, जो प्लस वाले होते हैं। और आर ले हम लोग घन वास्तविक संख्या को समुच्चय
बताते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी जो कि आपकी बुक में भी दिया है, एक बार देख लेना, नज़र डाल लेना, मज़ा आ जाएगा। ये तो याद करने वाली चीज़ें हैं जो बेसिकली आप 10th में पढ़े हो, अब 11th में पढ़ना है, फिर 12th में भी जाके पढ़ना है, तो क्यों ना अभी से यार निचोड़ लिया जाए। ठीक है, एक क्वेश्चन लगवा दूं क्या इसी के अंदर? नहीं, रहने देते हैं, क्योंकि आगे के पार्ट में आपका क्वेश्चन आएगा। इंट्रोडक्शन का एक स्पेशल वीडियो है, जिनको भाई मचाना है मचाएंगे। ठीक है, एक चीज़ मेरी बातों को ध्यान सुनना, इस वीडियो को पूरा फैला दो, सारे 11th क्लास के बच्चों तक पहुँच जाए जो एग्ज़ाम दे चुके हैं 10th के, 11th में स्टार्टिंग से पढ़ना चाहते हैं। डेली आपको इसी टाइम पे वीडियोज़ मिलेगा, डेली, टेंशन नहीं लेने का, मचा देने का।